आप सभी का स्वागत है। पोर्चुगल के अंदर एक ऐसी वीज़ा कैटेगरी भी है जिसको यूज़ करके आप बड़ी आसानी से पोर्चुगल माइग्रेट कर सकते हैं। ये वन ऑफ माय फेवरेट वीज़ा कैटेगरी है पोर्चुगल की। क्यों है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सभी जानते ही होंगे कि शेंगन में जो सबसे टफेस्ट कंट्री है जिसका टूरिस्ट वीज़ा लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वो है पोर्चुगल। उसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पे लोग टूरिस्ट वीज़ा पे अगर पोर्चुगल जाते हैं तो वहाँ पे बहुत इजी हो जाता है वीज़ा को कन्वर्ट कराना और वहाँ पे सेटल होना। इसका बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होने लगा था जिसकी वजह से पोर्चुगल का टूरिस्ट वीज़ा इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टूरिस्ट वीज़ा इन शेंगन एरिया। तो उसके कॉन्ट्रास्ट में पोर्चुगल ने जो लोग सेटल होना चाहते हैं पोर्चुगल के अंदर उनके लिए डिफरेंट विंडोज़ को ओपन किया जिससे वो यहाँ पर आ सकें और परमानेंट भी सेटल हो सकें, जिसमें आता है गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम और जिसमें आता है स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम जिसे D2 कहते हैं। ऐसे ही D7 एक कैटेगरी है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो D7 जिसे हम रिटायरमेंट वीज़ा भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म पे, या फिर अगर इसको टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो पैसिव इनकम वीज़ा भी कहा जाता है। नाम से आपको पता लग गया होगा कि पैसिव इनकम, अगर किसी के पास ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो पैसिव है एक्टिव की जगह, यानी उनके पास वो रेगुलर आना ही आना है पैसा, चाहे वो काम करें या ना करें, तो उसे पैसिव इनकम कहा जाता है। जैसे कि पेंशन आती है रिटायरमेंट के बाद, यानी आपका ऑफिस जाना जरूरी नहीं है बट यू आर गेटिंग द पेंशन। जैसे रेंटल इनकम है, रेंट आता है, आपका कोई जाना जरूरी नहीं है, डेली बेसिस पे आपको मंथली रेंट मिलता रहेगा। या फिर कोई डिविडेंड है, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी स्टॉक में, आपको डिविडेंड मिलता रहता है। या फिर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है जिसका इंटरेस्ट नेचुरली आता ही आता है हर महीने। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है तो उसका आप यहाँ पे एडवांटेज लेके पोर्चुगल में सेटल हो सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हम सब ये इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहेगी, आपका ज़्यादा समय नहीं लेगी, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद D7 वीज़ा का कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप ये भी समझ जाएंगे कि आप वहाँ पे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि D7 वीज़ा, जैसे इन्होंने कहा पैसिव इनकम वीज़ा, तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कितनी इनकम, राइट। अब उस केस में मैं आपको एक लमसम फिगर बताना चाहता हूँ इंडियन रुपी में। वो है, मान के चले 50,000 के आसपास आप अगर अपनी इनकम दिखा सकते हैं कि मेरी ये पैसिव इनकम है, तो यहाँ पे बात बन सकती है। 50,000 जरूरी नहीं है कि सिंगल सोर्स से आ रहा हो सकता है कि आपकी पेंशन आ रही है कि 30-35 हज़ार, 30 ले लेते हैं, आपकी हो सकता है पेंशन आ रही है। हो सकता है आपके पास रेंटल इनकम आ रही हो 10-15 हज़ार। हो सकता है आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट आपने कराया हो, उसका भी आपके पास कुछ इंटरेस्ट आ रहा हो। तो वो एक्यूमुलेटेड फिगर जो होती है, कॉम्प्रिहेंसिव फिगर जो होती है, वो रफली 50,000 के आसपास होनी चाहिए इंडियन फिगर्स में, इंडियन रुपी में। तो फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। तो अगर यानी 600-650 यूरो के आसपास आप मान के चले, आपको महीने का दिखाना होगा। अगर आप ये फिगर जस्टिफाई कर देते हैं, मेरे पास तो जी इतनी इनकम आती है, ये सारे प्रूफ है, आप चेक कर लीजिए, उससे आपके वीज़ा के मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। फर्स्ट चीज़ तो ये है। दूसरा, इसमें एडिशनली आप इनकेस कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या आपके पास कोई दूसरे एसेट्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, या आपके पास कुछ और आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी होल्डिंग्स है आपके पास, तो उसको भी आप यहाँ पे शो करके अपने चांसेस को ग्रेटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसमें आप काफ़ी सारे जो हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या वो अकेले जाएं इसमें या फिर अपनी फैमिली को लेकर जाएं। दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आप अपनी फैमिली को लेना चाहते हैं तो आपको अपनी फैमिली पर मेंबर का 50% एक्स्ट्रा इनकम दिखाना होगा, यानी 25,000 अप्रॉक्सीमेटली आपके हर एडिशनल मेंबर की इनकम होनी चाहिए एक्स्ट्रा आपके पास। अब जैसे मान लीजिए आप अपनी वाइफ को लेकर जा रहे हैं, तो आपकी वाइफ की एटलीस्ट 25,000 ऐसी पैसिव इनकम होनी चाहिए। अगर आप उनको अपने साथ ले जाना चाहते हैं या आप अपने पेरेंट्स को ले जाना चाहते हैं तो सिमिलरली उनके लिए भी आपको ये चीज़ प्रूव करनी होगी। बट अगर वो चीज़ नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आप जाके अपना रेजिडेंस फाइल करके TRC लेके उनको वैसे भी यूनिफिकेशन वीज़ा में बुलाने के लिए एलिजिबल हो ही जाते हैं, जिसमें ऐसी कोई गारंटी नहीं रहती कोई कि उनको इतना इनकम शो करना ही करना होगा। उस केस में आपको इसमें रिलीफ भी मिल जाता है। अब मान लीजिए आपने बता दिया जी मेरे पास तो सारी एक्यूमुलेटेड फिगर से अलग अलग इनकम मिला के 50 को क्रॉस कर जाती है, लेट्स से। उस केस में आपके पास इनके सबके प्रूफ भी होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका पेंशन आता है तो उसका तो सबसे पक्का प्रूफ होना चाहिए, यानी आपकी पेंशन स्लिप्स, आपका रिटायरमेंट लेटर, जिससे ये क्लियर हो सके आप दिखा रहे हैं जी मेरी 20,000 पेंशन है, 25 है, 30 है, 35 है, वट एवर इट इज, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। सेकंड, आपने दिखाया कि मेरा रेंट आता है,
तो उसका रेंट एग्रीमेंट दिखाइए, रेंटल स्लिप्स दिखाइए साथ में उसे प्रूव करने के लिए, और वही रेंट आपके अकाउंट में आना चाहिए, जिस अकाउंट में आ रहा है उसकी स्टेटमेंट भी लगाइए। तो ये प्रूफ से जस्टिफाई होएगा कि आपके पास ये वाकई में इनकम आ रही है और ये कोई ब्लफ नहीं है। उसके अलावा मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, उसका इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिक्स डिपॉजिट की स्टेटमेंट दिखाइए, राइट। आप फिक्स डिपॉजिट की स्टेटमेंट दिखाएंगे, उसमें लिखा होगा इतना % आपका इसमें आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा, तो वही इंटरेस्ट आपके हर अकाउंट में हर महीने रिफ्लेक्ट हो रहा हो, ये चीज़ दिखनी चाहिए। तो वही अकाउंट स्टेटमेंट आप लगाएं जिसमें आपका बैंक का इंटरेस्ट भी आ रहा है। अगर अलग अलग अकाउंट्स में आ रहा है तो सभी अकाउंट स्टेटमेंट्स को लगाना मस्ट है। अब हो सकता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम आपके बिजनेस से भी आता हो, यानी आप किसी ऐसे बिजनेस में पार्टनर हैं जिसमें आपका जाना जरूरी नहीं है, यानी स्लीपिंग पार्टनर जिसे कहते हैं। आप एक्टिव पार्टनर नहीं है, एक इन्वेस्टर के रूप में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और आपको हर महीने उसका रिटर्न मिल रहा है, तो वो भी यहाँ पर चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। उस केस में वो पार्टनरशिप डीड या फिर अगर आप बोर्ड ऑफ मेंबर हैं उसका कोई ना कोई ऐसा आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई मैं वहाँ पे एक स्लीपिंग पार्टनर हूँ या एज एन इन्वेस्टर हूँ और मेरे को इतना रिटर्न हर महीने मिलता रहता है। उसके लिए आप वहाँ पे उस कंपनी की बैलेंस शीट शो करें, ITR वगैरह शो करें, और वहाँ से ये प्रूफ मिल जाएगा कि आप जो हैं वहाँ पे पार्टनर हैं। तो उस चीज़ में आपका नाम एज पर पासपोर्ट लिखा हुआ होना चाहिए। सिमिलरली वहाँ से अगर आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट में आपका शेयर आ रहा है या आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है, उसी अकाउंट स्टेटमेंट को आप यहाँ पे लगा के उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी कि आपको पोर्चुगल के अंदर 2 चीज़ें प्रूव करनी होगी। सबसे पहला तो कि आप पोर्चुगल में कहाँ रहेंगे, वहाँ की अथॉरिटीज़ आपसे पूछेंगी, एम्बेसी पोर्चुगीज पूछेगी, ठीक है मैं आपको D7 वीज़ा हम लोग देंगे, लेकिन आप वहाँ पे जाके रहेंगे कहाँ? तो यानी आपके पास कोई ना कोई रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, वहाँ पे आपके पास टैक्सेशन नंबर होना चाहिए जिसे NIF भी कहा जाता है। तो टैक्स नंबर अगर आपके पास होता है तो अकाउंट ओपन आपका नेचुरली किया जाता है। यानी सबसे पहले चलिए आते हैं कि आपके पास रेजिडेंस प्रूफ आप कैसे शो करेंगे। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसा प्री अरेंजमेंट होना चाहिए। यानी आप अगर पोर्चुगल में जाते हैं तो मेरा यहाँ पे ये एड्रेस है, मैंने इस एड्रेस को रेंट पे लेना है, ये मेरी इस ओनर से बात हो रखी है जिसके मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। तो वहाँ पे उस ओनर की स्टेटमेंट, उनके ID प्रूफ और जो भी प्रॉपर्टी आप रेंट पे लेने वाले हैं उसका ओनरशिप प्रूफ भी जाएगा, राइट। तो ये चीज़ वहाँ पर जाएंगी एम्बेसी में, जिससे ये तय हो सके कि अगर आप मुझे वीज़ा दे देते हैं तो मैंने ये प्रॉपर्टी 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, वटेवर जितने टेन्योर के लिए आप लेना चाहते हैं, आइडियली वो 2 साल के लिए होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी बात की हुई है। तो वंस यू गिव मी द वीज़ा आई विल कंफर्म दिस, राइट। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, टैक्स नंबर, फाइनेंस नंबर जिसे कहते हैं, तो वहां पर जाकर भी आप किसी भी लॉयर से ये करवा सकते हैं, लेकिन इस सिनारियो में ये एडवांस में कराना पड़ता है। तो आपके पास कोई ना कोई वहां पे नेटवर्क होना चाहिए जो आपके बिहाफ पे आपका NIF या फिर जिसे टैक्स नंबर कहते हैं वो बनवा सके। उसके लिए आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट के लिए भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली इस पूरी वीज़ा फाइलिंग में हम आपकी कंप्लीट हेल्प करेंगे। Since we are also available in Portugal, we have a unit in Portugal और an office in Portugal, तो उस केस में हम आपकी पूरी फाइलिंग भी कर सकते हैं। ये मैं स्टेप्स आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता लगे ये होता कैसे है, और अगर आप खुद करना चाहें आप खुद भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना, ये आप खुद भी कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आप समझ जाएंगे। इसमें और क्या चाहिए, और आपका सबसे पहले फ्लॉलेस रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं चाहिए, यानी पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए। आपका मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं होना चाहिए, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए विच कैन जस्टिफाई कि आपको किसी भी तरीके से एयरबॉर्न डिजीज नहीं लगा हुआ, जैसे मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस होता है या ट्यूबरक्लोसिस होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेडिकल भी क्लियर होना चाहिए आपका। अब यहाँ पे इसके साथ साथ आपको इंडिया की अकाउंट स्टेटमेंट्स तो लगानी होंगी, इंडिया की इनकम टैक्स रिटर्न भी लगानी होगी पिछले 3 साल की। उसके साथ साथ कंप्यूटेशन जरूर अटैच कीजिए कि भाई मैंने पिछले 3 सालों में इतना टैक्स पे किया है और इस हिसाब से किया है। जो भी आपकी कंप्यूटेशन होगी, अगर उसमें आपके जो ऑथराइज सीए हैं अपनी स्टैंप लगा देते हैं तो और ज़्यादा उसकी रेलेवेंस हो जाती है। इसके बाद अगर आप इंडिया में कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो प्रॉपर्टी पेपर्स लगा सकते हैं, और किसी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सीए या आर्किटेक्ट से, मैं प्रेफर करूंगा आर्किटेक्ट, वहां से आप अगर एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा सकें कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है और एज पर द मार्केट रेट उनका ये रेट चल रहा है, तो उससे और आपकी प्रोफाइल को बूस्ट मिलेगा और वीज़ा मिलने के चांसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये सारे पेपर्स आपके पास जब अरेंज हो जाते हैं, फिर आपको एक D7 के लिए पोर्चुगल एम्बेसी में VFS में अपॉइंटमेंट लेनी होगी, अटेंड करना होगा, बायोमेट्रिक्स देने होंगे, उसके बाद आपको वीज़ा अवार्ड किया जाता है। स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बेसिकली यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। एक बार आपको वीज़ा मिल जाता है तो उसकी ड्यूरेशन लगभग 4 महीने की रहती है।
जो कि सफिशिएंट होती है, क्योंकि इस वीज़ा में रेजिडेंस परमिट बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूडेड होता है। बस आपको वहाँ पर जाके अपने यही सारे डॉक्यूमेंट्स सेफ जो वहाँ का इमिग्रेशन हाउस है वहाँ पे जाके सबमिट कराने होते हैं और वहाँ से अप्रूवल लेना होता है। सेफ में सबमिट कराने वक्त, अप्रूवल लेते वक्त आपको टीआरसी फाइल करनी होती है और आपका विद इन 4 मंथ रेजिडेंस परमिट या टीआरसी आपके पास आ जाना चाहिए। बस यही है। रेजिडेंस परमिट आता है वो 2 साल का आपको मिलेगा, यानी 2 साल के लिए अब आपको दोबारा वीज़ा नहीं चाहिए। आप उसी पोर्चुगल टीआरसी या रेजिडेंस परमिट को यूज़ करके पूरे यूरोप में कहीं पर भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, विदाउट वीज़ा बिल्कुल जा सकते हैं, इंडिया भी आ सकते हैं। आई मीन इट बिकम्स अ वेरी फ्री थिंग फॉर यू। इसमें आपको 6 महीने वहाँ पे, अगर एक साथ आप रह रहे हैं तो 6 महीने रहना आपको चाहिए। अगर आपका स्टे ब्रेक हो रहा है तो 8 महीने आपको रहना होगा। यानी कहने का मतलब है कि साल में आपको मिनिमम लगातार 6 महीने वहाँ पे रहना होगा। अगर आप 6 महीने रहना चाहते हैं तो लगातार रहना होगा। अगर आपको बीच में इंडिया आना पड़ रहा है किसी वजह से, तो आपके कम से कम 8 महीने पोर्चुगल में बीतने चाहिए। यानी 8 महीने में जितने दिन आते हैं उतने दिन का स्टे आपका पोर्चुगल में जस्टिफाई होना चाहिए। 2 साल का आपका रिकॉर्ड होगा, तभी आपका टीआरसी रिन्यू होगा, और जब वो रिन्यू होगा वो सीधा 3 साल का मिलेगा। उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी 5 साल के बाद आप पासपोर्ट के लिए अपनी फाइलिंग कर सकते हैं। उस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि पासपोर्ट मिलने में टाइम लगता है, तो एक बार और हो सकता है आपको टीआरसी रिन्यू करवाना पड़े, और करवाना भी चाहिए। आप वो जैसे टीआरसी रिन्यू करवाते हैं, पासपोर्ट तुरंत अप्लाई करें, लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका बेसिक सा, उसको क्लियर करें और सीधा आपके पास वर्ल्ड का 3rd सबसे मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट मिल जाएगा, जिसे पोर्चुगीज पासपोर्ट कहते हैं। पोर्चुगीज पासपोर्ट मिलने के बाद तो पूरी दुनिया आपके लिए वीज़ा फ्री हो जाती है। आपको लगभग किसी भी देश के लिए वीज़ा की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट अपने पासपोर्ट से वहाँ जा सकते हैं। बहुत सारे देशों में तो आपको नेचुरली 1 साल 2 साल का वर्क परमिट भी मिलता है, जैसे यूके, कनाडा, जिसमें आप सिर्फ पोर्चुगल के अगर पासपोर्ट है तो इन देशों में जाके काम भी कर सकते हैं। तो ये था D7 वीज़ा। D7 वीज़ा के बहुत एडवांटेज हैं। सबसे पहला तो ये बहुत इजी होता है। जी हाँ, ये इजी होता है, ये मुश्किल नहीं होता। यानी इसका सक्सेस रेट पोर्चुगल का अगर देखा जाए तो D2 के बाद D7 का काफ़ी हाई रहता है। D2 के ऊपर भी हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। D2 वीज़ा भी इन्वेस्टमेंट बेस्ड वीज़ा है, जिसमें आप दिखाते हैं भी मुझे वहाँ पे आके जो भी आपका आइडिया है, अगर आपको लगता है वो बड़ा ही पावरफुल है, आप उस देश में जाके बिजनेस कर सकते हैं, नई कंपनी ओपन कर सकते हैं, तो उस केस में पोर्चुगल आपको एक विंडो प्रोवाइड करता है, आप आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। उस केस में आपको वीज़ा भी देता है, रेजिडेंस परमिट भी देता है, 1 साल के लिए टैक्स से मुक्ति भी मिलती है आपको, और वहाँ पे उनकी अथॉरिटी से पूरा सपोर्ट भी मिलता है। इसलिए तो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस जो हैं वो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। अब इसमें इंटरव्यू होता है कि नहीं, ये भी काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। इंटरव्यू होने के इसमें चांसेस थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं तो इंटरव्यू के लिए आप मेंटली प्रिपेयर ही रहें, क्योंकि आप उनके देश में एक लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ा में ही आता है D7, और आप किसी भी देश में अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए जाते हैं, सिर्फ पोर्चुगल ही नहीं, तो वहाँ की एम्बेसी, हाई कमीशन या कॉन्सुलेट इंटरव्यू लेता ही लेता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इंटरव्यू आपका लिया जा सकता है। अब इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपने लिखा है कि मैं आप आपके देश में आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसलिए आना चाह रहे हैं, हमें पोर्चुगल क्यों पसंद है, इंडिया में हम ये काम करते हैं, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं आता, डोंट वरी, राइट। तो इंटरव्यू के लिए भी आप इसमें मेंटली प्रिपेयर रहें। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी SOP भी देना होगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक तरह का कवर लेटर ही होता है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको ये बताना होता है कि आपने पोर्चुगल को क्यों चूज़ किया, आप वहाँ पर जा रहे हो तो लैंग्वेज बैरियर को कैसे इम्प्रूव करोगे, वहाँ पे अगर आपके किड्स को लेकर जा रहे हो तो उनको आप कहाँ स्कूलिंग कराओगे, अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हो तो उनके लिए आपने क्या सोचा हुआ है। तो ये सब पोर्चुगल अथॉरिटीज़ जानना चाहेंगी। नेचुरल सी बात है, आप उनके देश में जा रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, तो आप चारों के बारे में पूछे भी आपका प्लान क्या है, बच्चे आ रहे हैं, इनको पढ़ाओगे कहाँ, आपकी वाइफ आ रही है या आपके हस्बैंड आ रहे हैं, तो ये वहाँ पे आके करेंगे क्या, राइट। तो आपने ऐसा कुछ ना कुछ जस्टिफाई करना है, जी हम वहाँ पर जाके यहाँ पर रहेंगे, हमारे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ेंगे, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने लिए ये फ्यूचर सोचा हुआ है। और पोर्चुगल हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये बड़ी एडवांस इकनॉमी है, ऑर्गेनाइज स्टेट है, और हमें काफ़ी पसंद भी है। इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं, डोंट वरी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप पूरी कर लेते हैं तो आई एम वेरी मच श्योर D7 वीज़ा आपके फेवर में आना चाहिए।
इसके लिए जैसा मैंने पहले ही बताया, अगर आप हमारा असिस्टेंस चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके ही आपको बता देंगे कि आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं कि नहीं। इसके लिए एक छोटी सी वैल्यूएशन फ़ी चार्ज होती है जो हमारे लॉयर चार्ज करते हैं, जिससे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही स्टडी करके बता देते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो उसमें क्या कमियां हैं, उनके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। वो करने के बाद जब आपकी फ़ाइल रेडी हो जाती है और आप उसे सबमिट कराते हैं तो पहले दी हुई फीस भी हमारे लॉयर्स में एडजस्ट कर देते हैं, तो इससे आपको एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़ते। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।